નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપ સૌનું વન ટચ એજ્યુકેશન ચેનલ પર હું ભરત પટેલ હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. આજે આપણા માનનીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી દ્વારા પરીક્ષા પે ચર્ચા 2023નું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેની અંદર ભારતભરના વિદ્યાર્થીઓએ પોતાના પરીક્ષા બાબતે અને જે એના પરિણામ બાબતે ઘણા બધા સવાલો કર્યા હતા અને તેના માનનીય મોદી સાહેબે ખૂબ સહજતાથી એના જવાબ પણ આપ્યા હતા. તો ચારેક પોઈન્ટ તમારા માટે હું રજૂ કરું છું કે જે ખરેખર દરેક સ્ટુડન્ટ માટે ખૂબ ઉપયોગી છે અને ચાર બાબતો ખાસ અગત્યની છે. એ એમને કયા વિષય ઉપર વાત કરી હતી એની આપણે ચર્ચા કરવાની છે. તો આ વિડીયો તમારા માટે ખૂબ જ ઉપયોગી છે. દરેક વિદ્યાર્થીએ અવશ્ય આ વિડીયો જોવો જોઈએ. નંબર 1 છે કે આપણે આપણા સામર્થ્ય શું છે, આપણામાં આપણી અપેક્ષાઓ કઈ છે, આપણે જીવનમાં શું કરવા માંગીએ છીએ એ મુતાબિક આપણે જીવન જીવવું પડે. બીજા લોકો કે બીજા કેમ કરવાનું, બીજા આપણે ટોર્ચર કરે, બીજા એમની અપેક્ષાઓ આપણા ઉપર ઠોકી બેસાડે અને એ રીતે જો તમે જીવન જીવવા જશો, એ રીતે તમે જો તમારું કામ કરશો તો જીવનની અંદર સમસ્યા આવશે, મુશ્કેલી આવશે. એ બાબતે આપણા माननीय वडाप्रधान साहिब श्री शू कह્યું છે તે તમે સાંભળી લો. चारों तरफ से जो सुना जाता है उसी में अपना समय बर्बाद करेंगे कि आप अपने भीतर देखेंगे, अपनी क्षमता, अपनी प्रायोरिटी, अपनी आवश्यकता, अपने इरादे, थोड़ा हर अपेक्षाओं को उसके साथ जोड़िए. आप कभी क्रिकेट मैच देखने गए होंगे तो आपने देखा होगा कि कुछ बैट्समैन खेलने के लिए आते हैं और पूरा स्टेडियम, हजारों लोग होते हैं स्टेडियम में, वे चिल्लाना शुरू करते हैं, चौका चौका चौका, छक्का छक्का, सिक्सर. क्या वो ऑडियंस की डिमांड के ऊपर चौके और छक्के लगाता है क्या? ऐसा करता है क्या कोई प्लेयर? चिल्लाते रहे, कितना ही चिल्लाते रहे, उसका ध्यान उस बॉल पर ही होता है जो आ रहा है. उस बॉलर के माइंड को स्टडी करने की कोशिश करता है और जैसा बॉल है वैसे ही खेलता है, न कि ऑडियंस चिल्लाता है. फोकस रहता है. अगर आप भी अपनी एक्टिविटी में फोकस रहते हैं तो ये आपके जो कुछ भी दबाव बनता है, अपेक्षाएं बनती हैं, कभी न कभी आप उसको मिटवित करेंगे, आप उस संकटों से बाहर आ जाएंगे. और इसलिए मेरा आपसे आग्रह होगा कि आप दबावों के दबाव में न रहें. हां, कभी कभी दबाव को एनालिसिस कीजिए. कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप स्वयं के विषय में अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं. आपकी क्षमता बहुत है, लेकिन आप खुद ही इतने डिफिडेंस मेंटालिटी के हैं कि नया करने के लिए सोचते नहीं. तो कभी कभी वो अपेक्षाएं बहुत बड़ी ताकत बन जाती है, बड़ी ऊर्जा बन जाती है. તો આના ઉપરથી આપણને ખ્યાલ આવી ગયો કે આપણું સામર્થ્ય કેટલું છે, આપણામાં કઈ શક્તિઓ પડેલી છે. ઘણી વખત આપણામાં સુસુપ્ત શક્તિઓ પડેલી હોય અને આપણે ટીચર દ્વારા કે આપણા વાલી દ્વારા કે કેન પ્રકારે આપણને લોકો કહેતા હોય તો ત્યારે આપણે થોડું એનાલિસિસ કરવું પડે કે આપણામાં ખરેખર આ છે કે નહીં, અને જો હોય તો આપણે એની અંદર કૂદી પડવું જોઈએ. આ એક સરસ બાબત હતી. બીજા નંબરની એમની વાત ખૂબ અગત્યની હતી, ટાઈમ મેનેજમેન્ટ. જી, ટાઈમ મેનેજમેન્ટ ખૂબ જરૂરી છે અને સ્ટુડન્ટ પોતાનું ટાઈમ મેનેજમેન્ટ કઈ રીતે કરી શકે એ માટે એક સહજતાથી એમને જે વાત કહી એ ખરેખર દરેક વિદ્યાર્થીએ પોતાના જીવનની અંદર ઉતારવા જેવી છે. તો ચાલો સાંભળીએ તેમને શું કહ્યું ટાઈમ મેનેજમેન્ટ વિશે. जीवन में टाइम मैनेजमेंट के प्रति हमें जागरूक रहना चाहिए. परीक्षा और नो परीक्षा, आपने देखा होगा काम का ढेर क्यों हो जाता है? काम का ढेर इसलिए हो जाता है समय पर उसको किया नहीं इसलिए. और काम करने की कभी थकान नहीं होती है जी.
काम करने से संतोष होता है, काम न करने से थकान लगती है। सामने दिखता है अरे इतना सारा काम, इतना सारा काम, और उसी की थकान लगती है। करना शुरू करें। दूसरा, आप कभी कागज पे अपना पेन पेंसिल लेके डायरी पे लिखिए। एक हफ्ते भर आप नोट कीजिए कि आप अपना समय कहाँ बिताते हैं। अगर पढ़ाई भी करते हैं तो कितना समय किस विषय को देते हैं, और उसमें भी शॉर्टकट ढूंढते हैं कि बेसिक में जाते हैं, बारीकियों में जाते हैं। थोड़ा अपना एक एनालिसिस कीजिए। मैं पक्का मानता हूं कि आपको ध्यान में आएगा कि आप जो आपकी पसंद की चीजें हैं उसी में सबसे ज्यादा समय लगाते हैं और उसी में खोए रहते हैं। फिर 3 विषय ऐसे हैं जो कम पसंद है लेकिन जरूरी है, वो फिर आपको बोझ लगेगा। मैंने 2-2 घंटे मेहनत की लेकिन ये तो हुआ नहीं। और इसलिए आप सिर्फ पढ़ना 2 घंटे ऐसा नहीं, लेकिन पढ़ने में भी जब फ्रेश माइंड है तब जो सबसे कम पसंद विषय है, आपको सबसे ज्यादा कठिन लगता है, तय कीजिए पहली 30 मिनट इसको, फिर एक पसंदगी वाला विषय है 20 मिनट उसको, फिर थोड़ा कम पसंद वाला 30 मिनट उसको। आप ऐसा स्लैब बनाइए तो आपको रिलैक्सेशन भी मिलेगा और आपको धीरे धीरे उन विषयों पर रुचि बढ़ेगी जो आप नॉर्मली टालते हैं और अच्छे विषय में खोए रहते हैं, और समय भी तो बहुत जाता है। आपने देखा होगा, आप में से जो लोग पतंग चगाते होंगे, मुझे तो बचपन में बहुत शौक था। पतंग की जो माजा होता है, धागा होता है, वो कभी एक दूसरे में उलझ जाकर के एकदम से बड़ा गुच्छा बन जाता है। अब बुद्धिमान इंसान क्या करेगा? यूं यूं खींचेगा क्या? ताकत लगाएगा क्या? ऐसा नहीं करेगा। तो धीरे से एक एक तार को पकड़ने की कोशिश करेगा कि खुलने का रास्ता कहां है, और फिर धीरे 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 खोलेगा तो इतना बड़ा गुच्छा भी आराम से खुल जाएगा और सारा माजा, सारा धागा एक जैसी जरूरत है वैसा उसके हाथ लग जाएगा। हमें भी उस पर जोर जबरदस्ती नहीं करनी है, आराम से सॉल्यूशन निकालना है। और अगर आराम से सॉल्यूशन निकालेंगे तो मुझे पक्का विश्वास है कि आप उसको बड़े ढंग से करेंगे। एज ए स्टूडेंट अपना टाइम मैनेजमेंट का महत्व क्या होता है, और टाइम मैनेजमेंट ने 2 घंटे, 4 घंटे, 3 घंटे ये नहीं, माइक्रो मैनेजमेंट चाहिए। किस विषय को कितना टाइम देना है, किस काम को कितना टाइम देना है, और इतना बंधन भी नहीं डालने हैं कि बस 6 दिन तक ये करूंगा ही नहीं क्योंकि मुझे पढ़ना है। फिर तो आप थक जाओगे। आप ढंग से उसको डिस्ट्रीब्यूट कीजिए समय को, जरूर आपको लाभ होगा। માનનીય વડાપ્રધાન સાહેબશ્રીએ જે ચોરી કરે છે, નકલ કરે છે, એવા સ્ટુડન્ટને એક સરસ મજાની સલાહ આપી છે કે ચોરી કરવાથી તમે શું કરી શકશો? ચોરી કરવાથી કંઈ જીવનની એકાદ પરીક્ષા પાસ કરી શકશો, પણ જીવનમાં ઘણી બધી પરીક્ષાઓ આવવાની છે. જીવનના ઘણા બધા અંદર સફળતાના શિખરો આપણે સર કરવાના છે, એ તમે કરી શકશો. એક સરસ મજાનું એમણે પોતાનું મંતવ્ય આપ્યું. ચાલો સાંભળીએ. अब जिंदगी बहुत बदल चुकी है, जगत बहुत बदल चुका है, और इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि एक एग्जाम से निकले मतलब जिंदगी निकल गई, ये संभव नहीं है जी। आज आपको डगर डगर हर जगह पे कोई इनको एग्जाम देनी पड़ती है। कितनी जगह पे नकल करोगे जी? और इसलिए जो नकल करने वाला है वो शायद 1-2 एग्जाम को तो निकल जाएगा, लेकिन जिंदगी कभी पार नहीं कर पाएगा। સ્ટુડન્ટે એમને પ્રશ્ન કર્યો કે હાર્ડવર્ક જરૂરી છે કે સ્માર્ટ વર્ક જરૂરી છે? જીવનની અંદર હાર્ડવર્ક ખૂબ મહત્વનું છે કે સ્માર્ટ વર્ક મહત્વનું છે? આપણે
હાર્ડવર્ક અને સ્માર્ટ વર્ક બંને કરવું જોઈએ કે એકલું સ્માર્ટ વર્ક કરવું જોઈએ કે એકલું હાર્ડવર્ક કરવું જોઈએ, એ બાબતે સરસ મજાનો એમનો ઓપિનિયન આપ્યો છે. ચાલો સાંભળીએ. अच्छा, आपने बचपन में एक कथा पढ़ी होगी, सबने जरूर पढ़ी होगी, और इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि स्मार्ट वर्क क्या होता है, हार्ड वर्क क्या होता है. हम बचपन में थे तो एक कथा सुना पढ़ाते थे कि एक घड़े में पानी था, पानी जरा गहरा था, और एक कौवा पानी पीना चाहता था, लेकिन अंदर वो पहुंच नहीं पाता था. तो उस कौवे ने छोटे छोटे कंकर उठा करके उस घड़े में डाले, और धीरे धीरे पानी ऊपर आया, और फिर उसने आराम से पानी पिया. सुना है ये कथा? अब इसको आप क्या कहेंगे, हार्ड वर्क कहेंगे कि स्मार्ट वर्क कहेंगे? और देखिए, ये जब कथा लिखी गई ना, तब स्ट्रॉ नहीं था, वरना एक कौवा बाजार में जाके स्ट्रॉ लेके आता. देखिए, होते हैं जो हार्डली स्मार्ट वर्क करते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो स्मार्टली हार्ड वर्क करते हैं. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે જીવનની અંદર ગેજેટ ટેકનોલોજીનો આપણે કેટલો ઉપયોગ કરીએ છીએ? શું તમે જાણો છો એક ભારતનો દરેક નાગરિક એવરેજ 6 કલાક પોતાના મોબાઈલની સ્ક્રીન ઉપર વિતાવે છે. તમે પણ એક સ્ટુડન્ટ હશો, તમારું કામ ભણવાનું છે, છતાં પણ તમે મોબાઈલની ઉપર રીલ્સ જોવાની અંદર કે અલગ અલગ સોશિયલ મીડિયાનો ઉપયોગ કરો છો? એનો જવાબ આ જ હશે. અને કેટલો કરો છો, શું તમને ખબર છે કે તમારા માટે કેટલું ઘાતક છે? એનો અતિરેક ઉપયોગ કરવો કે બિનજરૂરી ઉપયોગ કરવો એ આપણા માટે નુકસાનકારક છે. તો આ બાબતે આપણા માનનીય વડાપ્રધાનશ્રીએ આપણને શું સલાહ આપી છે, અને એ સલાહ ખાસ આપણે પાળવાની છે અને એમાંથી આપણે બચવાનું છે. તો ચાલો સાંભળીએ તેમણે શું કહ્યું છે. भारत में एवरेज 6 घंटे लोग स्क्रीन पे लगाते हैं. 6 घंटे. अब जो इसका बिजनेस करते हैं उनके लिए तो खुशी की बात है. जब मोबाइल फोन पर टॉक टाइम होता था, तो टॉक टाइम में कहते हैं कि उस समय एवरेज 20 मिनट जाती थी. लेकिन जब से स्क्रीन और उसमें से रील, क्या होता है, एक बार शुरू करने के बाद निकलते हैं क्या उसमें से बाहर? क्या होता है? नहीं बोलेंगे. अच्छा, आप लोग कोई रील देखते नहीं है? नहीं देखते हैं ना? तो फिर शर्माते क्यों हो, बताओ ना. निकलते हैं क्या बाहर अंदर से? देखिए, हमारी क्रिएटिव उम्र और हमारी क्रिएटिविटी का सामर्थ्य अगर एवरेज हिंदुस्तान में 6 घंटे स्क्रीन पर जाए तो ये बहुत चिंता का विषय है. હવે આપણે જ્યારે એક્ઝામ આપી દઈએ છીએ અને ત્યારે આપણે ખરેખર એક્ઝામ કેવી ગઈ છે એ સત્ય વાત આપણે આપણા પરિવારજનોને નથી કહેતા, ત્યારે આપણા ઉપર એની અવળી અસર પડતી હોય છે. તો એક્ઝામ જો નબળી ગઈ હોય, જેવું પેપર ગયું હોય, એવી માહિતી આપણે આપણા પરિવારને આપી દેવી જોઈએ કે મારે એક્ઝામ આવી ગઈ છે. તો એનાથી આપણને શું ફાયદો થાય છે, અને જો તમે ઉલટું એને છુપાવવાનો પ્રયત્ન કરો છો તો એનાથી તમને શું નુકસાન જવાનું છે એ પણ આપણે જાણીએ છીએ. એના બાબતે આપણા વડાપ્રધાનશ્રીએ સરસ મજાની વાત કહી છે. और उसमें से जो मेरे काम की चीज है उस तक ही मैं सीमित रहूंगा. मैं टेक्नोलॉजी का उपयोग करूंगा, मैं टेक्नोलॉजी से भागूंगा नहीं, लेकिन मैं उसकी उपयोगिता और आवश्यकता अपने मुताबिक करूंगा. हम सच्चाई से मुकाबला करने की आदत छोड़नी नहीं चाहिए. हम कितने दिन तक झूठ के सहारे जी सकते हैं?
स्वीकार करना चाहिए कि हाँ मैं आज गया लेकिन मैं एग्जाम ठीक से नहीं गई मेरी, मैंने कोशिश की थी, अच्छा नहीं हुआ। अगर पहले से ही आप कह देंगे और मान लीजिए 5 मार्क ज्यादा आ गए, तो आपने देखा होगा घर में तनाव नहीं होगा, वो कहेंगे अरे तू तो कहता था बहुत खराब गया, तुम तो अच्छे मार्क लेके आए हो। स्टैंडर्ड, वो जो मानदंड है ना, वो सेट हो जाता है, उससे अच्छा दिखता है। इसलिए आपको